तमीज जी नहीं है। देखो मैम आ गई और तुम लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, तमीज ही नहीं है। क्या चल भाई रहा है कैसी यहाँ कैसी पर बात है? कर रही है? चल क्या रहा मैम है? अनिमेष कैसी कैसी बात कर रहा ऐसी है? ऐसी मतलब अपनी मतलब घर की बातें कर रही हो यार, तमीज ही नहीं है। हेलो मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग इवनिंग नहीं मैम। है, किसी को भी मैं गुड इवनिंग नहीं बोल रही हूँ। मेरे पीछे बहुत नालायकी करते हो तुम लोग। क्या चल रहा था क्लास में मुझे बताओ। मैम लड़ाई कर रहे थे कुछ लोग। झूठ बोलता है। मैम अनिमेष कर रहा था। अरे मैम अनिमेष अपने आप को भैया कहता है। ये मछली बाजार लगा रखा है तुम लोगों ने, ये मछली बाजार है क्या? गुड इवनिंग मैम। रुक जाओ, आज होमवर्क देती हूँ तुम लोगों को, तब दिमाग ठिकाने आएंगे तुम्हारे। मैम सॉरी मैम, गलती हो गई। मैं नहीं मैम था। मैं तो अभी आया मैम, मैंने भी नहीं किया मैम, लड़ाई श्रेय तो ने नहीं किया। की मैम। मैंने अच्छा आपको मैम, मैंने आपको अभी भी ज्वाइन सपोर्ट किया है। करा मैम मैम। श्रेय मैं तो आया ही अभी हूँ। मैम श्रेय मैं भी मैम अभी अभी आया। मतलब काफी टाइम हुआ था। मैंने आपको बताया मैं चुप किसने बैठा हूँ। लड़ाई की है। चुप हो जाओ सारे के सारे, वरना 2 चैप्टर के होमवर्क दे दूंगी अभी। सॉरी मैम। हम इतने चैप्टर भी नहीं हुए। क्या पढ़ रहे थे? स्टोरी पढ़ रहे हैं पालमपुर की। पालमपुर की स्टोरी तुम लोग पढ़ाने कहाँ दे रहे हो? एक चैप्टर भी नहीं हो पाया तुम लोगों के चक्कर में। आज पालमपुर पूरा पढ़ाऊंगी मैं, देखूं कब तक पढ़ते हो तुम लोग। आज पूरा पालमपुर खत्म कर दूंगी। पालमपुर नहीं, वो तो अच्छी बात है पागलपुर मैम, था ना। पिछली बार मैम आपने पागल क्विज ली हो थी तो गया। मैम बेइज्जती हो गई थी। तुम लोग ना केवल जबान चल पाती है, दिमाग बिल्कुल चलता नहीं है। मैम आज इंग्लिश की क्लास है। कौन बोला है आज इंग्लिश की क्लास है? मैम मैं तो गेस कर रहा था। दिव्यम मैम गुप्ता। दिव्यम। जो मैम, चीजें मैं guess एक्चुअल पता होती है ना बेटा, जो चीजें ग्रुप में लिख के आती है उनको गैस नहीं किया जाता। अच्छा मैम वो मैंने देखा नहीं। पालमपुर पढ़ रहे हैं, पालमपुर के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। पालमपुर कैसा गांव है पढ़ लिया है, और ये भी पढ़ लिया है कि पालमपुर में अभी तक क्या इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, ये भी पढ़ लिया है, बहुत अच्छी बात है। और ये भी पढ़ लिया है कि प्रोडक्शन का जो लेवल है वो पालमपुर में क्या है। अभी तो और भी कुछ पढ़ना है, बट धीरे धीरे ये सारी चीजें तो पढ़ ली है कि बेसिक चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी है तो ठीक है। लैंड के बारे में भी थोड़ा बहुत पता है। और उस सबसे पहले पढ़ा था हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसलिए पढ़े गए हैं ताकि हमको ये पता चल जाए कि प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। तो प्रोडक्शन करने के लिए जरूरी है लैंड, लेबर, कैपिटल और नॉलेज। ये हमने पहले पढ़ा है ऑब्वियसली। तो पालमपुर को हम इन्हीं 4 पैरामीटर्स के ऊपर जज कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें पालमपुर में बेटर है, क्या क्या चीजें कम है। फिर हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था पालमपुर का और पागलपुर का और आलसीपुर का एग्जाम्पल देखा, तो हमको ये समझ में आया कि पालमपुर इज अ बेटर कंडीशन देन दी आलसीपुर, बिकॉज पालमपुर को नॉलेज भी है और उसके पास में लैंड, लेबर, कैपिटल की थोड़ी सिचुएशन बेटर है। तब भर में हम यहाँ तक जान पाए थे कि पालमपुर में इरिगेशन भी अच्छा है क्योंकि पहले पर्शियन मिल की टेक्निक थी उनके पास में, और अब नाउ दे हैव इलेक्ट्रिसिटी, so they are doing as number of tubewells as they can, because government has been provided them this tubewells, and then पर्सनल लेवल पे भी लोग ट्यूबवेल खोद रहे हैं, तो चलो अच्छी बात है। तो पालमपुर के बारे में ओवरऑल हमको आइडिया लग गया है। आज जरा कुछ उसके आगे की बात करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि ये रहा दिव्यम का आलसीपुर। सूर्यांश को मैंने पिक्चर से हटा दिया है बिकॉज ही इज नॉट बीन स्टडीइंग एंड ही इज नॉट बीन डूइंग हिज वर्क। So in my class there is no example on him now from now on. प्रथम जिनका नाम यहाँ पे लिखा है, they are already privileged people, उनका मजाक उड़ाने के लिए लिखा जाता है। You have to have something to come here, because मैं ऐसे ही एग्जांपल नहीं लेती किसी का। तो ये रहा प्रथम। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये है प्रथम का विलेज, ये है मैम दिव्यम का मेरी विलेज, तरफ से थैंक यू। ये है आलसीपुर, ऑब्वियसली है पागलपुर। ये पता है कि they have knowledge about this HYV seeds, जिसका मतलब होता है high yield variety seeds। और मैम आलसीपुर के पास HIV सीड्स। आलसीपुर के पास में HIV सीड्स थे, बट ठीक है दिव्यम ने वापस कंट्रोल ले लिया है। HIV सीड्स तो सूर्यांश के टाइम पे थे, बट दिव्यम ने वापस कंट्रोल ले लिया है। तो लेट्स से कि ये थोड़े कंपैरेटिवली आलसी हैं और these are the better people who know about the what we call HYV seeds या फिर high yield variety seeds। ठीक है, तो मेरा बताने का मतलब ये था कि पालमपुर ऑलरेडी हैड इलेक्ट्रिसिटी, दे हैड वाटर सप्लाई, उसके बाद में दे हैड द आइडिया अबाउट HYV सीड्स, दे वर एबल टू प्रोड्यूस अ लॉट। जहां पर कहीं पर 10 क्विंटल प्रोड्यूस हो रहा है, सेम वहीं पर
30 क्विंटल प्रोड्यूस होने लगा। क्यों? तो मतलब लगभग 100% या 200% तक प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। जहाँ पे 10 kg प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे अचानक 30 kg हो गया। 10 kg से 30 kg 200% का इंक्रीमेंट। मैम बुक में लिखा है कि 1300 से 3200 हो गया। इट्स ऑल फिक्शनल स्टोरी। ये सारी चीजें मैटर नहीं करती है। पालनपुर इज अ फिक्शनल स्टोरी। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि कितना इंक्रीमेंट होता है एचवाईवी से। अब मुझे एक डाउट है बेटा, मैम, HYV सीड्स मैम मल्टीपल क्रॉपिंग का पार्ट है या मॉडर्न क्रॉपिंग का? एचवाईवी सीड्स केवल सीड्स है, किसी क्रॉपिंग का पार्ट नहीं है। मतलब किस क्रॉपिंग में यूज होते हैं? बता रही हूँ। थांबा। ठीक है, तो हमने अभी तक केवल इतना देखा एचवाईवी सीड्स का मतलब ये है कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स पालमपुर के पास अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि पालमपुर इज दैट वन ऑफ डेवलपमेंट विलेजेस जिनको एक्चुअली मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में पता है। इन 1970s जब इंदिरा गांधी ने इंट्रोड्यूस करा है एचवाईवी सीड्स को, बिकॉज उस वक्त हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं था, तो वी हैड टू ब्रिंग दिस व्हाट वी कॉल ग्रीन रेवोल्यूशन। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके थ्रू एचवाईवी सीड्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे। यानी कहीं आसमान से नहीं उतरे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन में जो हमारे साइंटिस्ट है HM स्वामीनाथन ने सीड्स बनाए थे। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था मैम, अभी क्या हुआ मैम? अभी ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बता रही हूँ जिसके बारे में पालमपुर को पता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम चल रहा है 1970s। उस टाइम में पालमपुर इज वन ऑफ द विलेजेस जो ग्रीन रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, बिकॉज इट इज हैविंग द आइडिया अबाउट एचवाईवी सीड्स। अच्छी बात है, चलो पालमपुर को ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पता है। तो अब हमने सीधे ये देख लिया कि एचवाईवी सीड्स का मतलब कुछ और नहीं होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन होता है। अब पालमपुर की आज की पिक्चर देखते हैं। एचवाईवी सीड्स, दे आर दी सीड्स दैट जेनेटिकली एडवांस। जेनेटिकली एडवांस का मतलब क्या है? उन वाले सीड्स में से अगर तुम जमीन में, ये जमीन है, एचवाईवी सीड्स इधर लगे हुए हैं और इधर नॉर्मल सीड्स लगे हुए हैं, इनसे इतनी खेती होगी और एचवाईवी यहाँ पे जंगली भर देगा। ये लो, जहां हो सकता है। यानी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है एचवाईवी सीड्स की। तो एचवाईवी सीड्स को ज्यादा पानी चाहिए, पता है, ठीक है, ज्यादा फर्टिलाइजर चाहिए, पता है। जैसे ही देखा था कि हमको ये सारी चीजों की नॉलेज थी, इसीलिए वो इतना कुछ प्रोड्यूस कर पाया। सो दे नीड मोर फर्टिलाइजर्स, दे नीड मोर वाटर, सब पता है हमको, ठीक है। तो पालमपुर में जब एचवाईवी सीड्स इंट्रोड्यूस हुए, थोड़ी देर के लिए आलसीपुर को पिक्चर से हटा देते हैं और केवल पागलपुर की बात करते हैं। पागलपुर की बात जब करेंगे तब ये पता चलेगा कि 1970s के दौरान में जब एक्चुअली में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उस वक्त एचवाईवी सीड्स इंट्रोड्यूस किए गए पालमपुर में। पालमपुर के लोगों ने उसका अच्छा खासा फायदा उठाया, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई। लेकिन आफ्टर अ व्हाइल वी स्टार्टेड टू सी सम साइड इफेक्ट्स। और साइड इफेक्ट्स क्या है? क्योंकि जो एचवाईवी सीड्स है उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिले। यानी इन जनरल ये ग्रीन रेवोल्यूशन के साइड इफेक्ट्स हैं। और साइड इफेक्ट्स कोई ये नहीं बोलेगा कि ये ए गलत है, ये सही होता है। जब कभी कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव होता है तो इफेक्ट की जगह हम इफेक्ट का यूज करते हैं। साइड इफेक्ट्स का मतलब ये है कि जो खराब चीजें हमें देखने को मिली, खराब चीजें देखने का मतलब ये है, खराब चीजें देखने का मतलब ये है प्रोडक्टिविटी बढ़ गई लेकिन जमीन की फर्टिलिटी गिर गई। तो लैंड इनफर्टिलिटी पहली प्रॉब्लम देखने को मिली। कैसे मिली अभी बताएंगे। तो पालमपुर में जब एचवाईवी सीड्स इंट्रोड्यूस किए गए तो प्रथम ने अपने आप को बहुत अक्लमंद समझा और एचवाईवी सीड्स यहाँ पे लगा दिए। शॉर्टर रन पे तो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, लेकिन लॉन्गर टर्म में लैंड ही उसकी इनफर्टाइल हो गई, जमीन ने देना ही बंद कर दिया अनाज। ठीक है, कैसे अभी देखेंगे। बाद में लैंड पोल्यूशन, क्योंकि केमिकल्स और इंसेक्टिसाइड्स को ज्यादा बार बार लैंड में मिलाने की वजह से लैंड में बहुत तरह के पॉल्यूटेंट आ गए और लैंड पोल्यूशन हो गया। ठीक है, तीसरी चीज ये हुई कि जो हमारी एचवाईवी सीड्स की जो प्लांट होते हैं उनको ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो प्रथम ने बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर का यूज किया और सारे सबको पानी दे दिया। और पानी देने की वजह से उसकी जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो भी नीचे गिर गई। तो हम ये देखेंगे कि आलसीपुर के लोग जो बेचारे छोटे छोटे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे थे और इधर पागलपुर के लोग हैं जो लोग बहुत ज्यादा अक्लमंद हो चुके थे, जिन्होंने एचवाईवी सीड्स का यूज किया। तो पहली बार जब ये मार्केट गए तो दिव्यम हार गया प्रथम से, लेकिन आफ्टर सम इयर्स पिक्चर पूरी चेंज हो चुकी है क्योंकि प्रथम का जो विलेज है इट हैज बिकम इनफर्टाइल। इनफर्टाइल इसलिए हो गया क्योंकि प्रथम ने एचवाईवी सीड्स के साथ में पेस्टिसाइड्स और जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स है उनका यूज किया और जो केमिकल्स यूज करने की वजह से उसकी लैंड इनफर्टाइल हो गई
और लैंड पोल्यूशन भी हो गया क्योंकि अननेसेसरी एलिमेंट्स आ गए उसकी लैंड में। उसके अलावा पानी बहुत ज्यादा चाहिए क्रॉप को, तो उसने ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा यूज किया और ऐसा करने की वजह से ग्राउंड वाटर टेबल गिर गई, यानी इन जनरल उसके एरिया में पानी भी कम पड़ गया। लॉन्ग टर्म में वी कुड सी जहां जहां ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, ग्रीन रेवोल्यूशन इतनी बात समझ में आई? ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने समझाने के लिए ऐसे लिखा है क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की कहानी केवल पालमपुर में नहीं हुई है। ग्रीन रेवोल्यूशन, पालमपुर तो बस एक गांव है जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन का पार्ट है। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ है मैम हरियाणा में हुआ है, पंजाब में हुआ है और उत्तर प्रदेश इंडिया में जो हुआ है। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है इट हैज बीन हियर इन दिस एरिया जिसको बोलते हैं पंजाब, हरियाणा, बॉर्डर ठीक है, हिमाचल, मैम सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूपी। ये वाले इलाके में सबसे ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन का यूज किया और हिमाचल में भी यूज हुआ। पालमपुर हिमाचल का ही गांव है तो ऑब्वियसली वी कुड नो कि पालमपुर में भी इसीलिए आया है। इस वाले एरिया में वी हैव बीन यूजिंग अ लॉट ऑफ HYV सीड्स विद अ लॉट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं लैंड को फर्टिलिटी प्रोवाइड करने के लिए और पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं जो भी कीड़े ना लग जाए फसलों में, इसलिए पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का यूज होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन जब तुरंत शुरुआत हुई तब तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने लगा, लेकिन पंजाब हरियाणा के जो फार्मर्स हैं उन्होंने एक्सेसिव फर्टिलाइजर का, यानी एक्सेसिव फर्टिलाइजर का मतलब उस वक्त फर्टिलाइजर जो कॉमन था चलन में उसका नाम था यूरिया। यूरिया इज द वन ऑफ द फर्टिलाइजर जो उस वक्त लोग बहुत ज्यादा यूज करते थे। इट इज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। ऑब्वियसली तो फर्टिलाइजर का यूज करते थे उन लोगों ने यूरिया बहुत ज्यादा यूज किया। उस वक्त यूरिया मिलता भी था और यूरिया वो लोग अफोर्ड भी कर पाए क्योंकि पंजाब हरियाणा के जो फार्मर्स हैं दे आर कंपैरेटिवली लार्ज लैंड होल्डिंग्स थी उनके पास में और बहुत ज्यादा रिच होने के कारण दे कुड अफोर्ड यूरिया और पेस्टिसाइड्स, और उसके अलावा उनके पास मशीनरी भी हुआ करती थी, ट्रैक्टर और बिजली ये सब। यानी ग्रीन रेवोल्यूशन में वो वाले गांव बहुत ज्यादा सफल रहे जिनके पास थोड़ी चीजें थी, जैसे पालमपुर के पास में भी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर टेबल, फर्टिलाइजर ये सब अफोर्ड कर पाए, उन्होंने भी यही चीज किया। उसके अलावा पंजाब हरियाणा हिमाचल ये वाले रीजन में जिसने भी ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा उठाया उन सारे लोगों की स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गई क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन ने अचानक से 200-300% का जंप ले आया प्रोडक्शन में। लेकिन आफ्टर अ व्हाइल वी सी कि लैंड की फर्टिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए खराब हो चुकी है और लॉन्ग टर्म के लिए खराब हो चुकने का मतलब ये है नाउ योर लैंड इज वे वर्स देन इट प्रीवियस वाज। आज की डेट की अगर बात की जाए तो दिव्यम के आलसीपुर की लैंड इज मच बेटर इन कंपैरिजन टू दी पालमपुर की लैंड। समझ गए? दैट्स हाउ वी सी एंड आई कंप्लीटेड माय प्रॉमिस। दिव्यम, जब मैंने बोला था कि तुम्हारे गांव को मैं ऊपर ले आऊंगी, मैम थैंक यू मैम, इतनी देर से बेस्ट थी, पहली बार कुछ अच्छा लगा। मैम तो फिर मैम जैसे इंडिगो होता है वैसे ये था जो लैंड को खराब कर देता है मैम। नो इंडिगो फसल लैंड को खराब करता है। फर्टिलाइजर हैज अ डिफरेंट स्टोरी, आई विल टेल। जिसका भी माइक अननेसेसरी बोल रहा है ऑफ करो, ठीक है? ये है, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये पागलपुर की स्टोरी है कि वो लोग काफी अक्लमंद है, लेकिन इसमें पागलपुर वालों की कोई गलती नहीं है क्योंकि ये सब तो गवर्नमेंट इंड्यूस प्रोग्राम है HYV सीड्स वाले, उन्होंने फायदा उठाया। नीदर गवर्नमेंट नॉट द प्रथम न्यू, दे बोथ डिड नॉट नो कि क्या फ्यूचर होगा HYV सीड्स का। HYV सीड्स आर गुड, द पॉइंट इज दैट दे टेक अ लॉट ऑफ वाटर and in return they consume all the resources of soil, और वो resource consume करने की वजह से they should not be, I think they are not the best idea. Even if they are the best idea, there are some rules and regulations which should be taken care of. कैसे? पहली चीज तो ये है कि HYV सीड्स अच्छी चीज है आज की डेट में भी, लेकिन लोगों को अकल होनी चाहिए कि कितना पेस्टिसाइड डालना है, ठीक है? HYV सीड्स सबसे ज्यादा खतरनाक इसीलिए है बिकॉज दे रिक्वायर केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स आर दी सिंथेटिक प्रोडक्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सीड है उसमें ज्यादा कैपेसिटी है लैंड के कंपैरिजन में। सीड में बहुत कैपेसिटी है प्लांट को उगाने की, उतनी कैपेसिटी आपकी सॉइल के पास नहीं है उतना न्यूट्रिएंट उस सीड को प्रोवाइड करने का। फॉर एग्जांपल सीड खाता है 8 रोटी, लेकिन लैंड दे सकता है केवल 2 रोटी। उस केस में वो जो एक्स्ट्रा बची हुई 6 रोटी है वो हम इन दैट फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर लैंड में और डालते हैं सो दैट सीड्स ग्रो कर जाए। लेकिन वो डालने के चक्कर में वी फॉरगेट दैट वी आर एडिंग अननेसेसरी न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। जब सॉइल में अननेसेसरी न्यूट्रिएंट आ जाते हैं सॉइल के ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं या फिर ओवरफ्लो हो जाते हैं, या तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा खत्म हो जाते हैं।
जब हमने नेसेसरी अननेसेसरी न्यूट्रिएंट सॉइल को दिए, हमने ये देखा कि जो हम लोग HYV सीड्स को बढ़ाने के लिए जो इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर रहे थे और जो फर्टिलाइजर का यूज कर रहे थे, उन दोनों के अजीब से कॉम्बिनेशन की वजह से सॉइल के ऑर्गेनिज्म मरने लगे। और जब सॉइल के ऑर्गेनिज्म मरने लगे, यही वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं थ्रू वेरियस काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इतना बस दिमाग में बैठाओ कि सॉइल की फर्टिलिटी के लिए सॉइल के ऑर्गेनिजम्स जरूरी होते हैं, वी कॉल देम माइक्रोब्स। अब जब ये माइक्रोब्स ही मरने लगे तो सॉइल की फर्टिलिटी नेचुरल जितनी थी उससे भी कम हो गई, बिकॉज नेचुरल वे में समहाउ दीज ऑर्गेनिजम्स वर सर्वाइविंग। लेकिन अब हमने एक्स्ट्रा एडिशन कर दिया है और उस चक्कर में सॉइल के ऑर्गेनिजम्स मर रहे हैं, उससे लैंड पोल्यूशन भी हो रहा है, सॉइल के ऑर्गेनिज्म भी मर रहे हैं और सॉइल इतनी ज्यादा न्यूट्रिएंट को इनटेक नहीं कर पा रहा है जितने न्यूट्रिएंट हमने दे दिए। ऐसे सॉइल में थे 100 ऑर्गेनिज्म, हमने ऐड कर दिया 500 ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिएंट, समझ गए? क्योंकि तुमको लग रहा है कि सॉइल को बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट की जरूरत है तभी मेरी HYV सीड उठेगी। अब ये जो बचे हुए 400 न्यूट्रिएंट है, इनको खाने वाला कोई नहीं है, तो इनको जब खाने वाला कोई नहीं है तो जब बरसात होगी तो ये सारे न्यूट्रिएंट छेद के थ्रू जमीन में अंदर चले जाएंगे और ये न्यूट्रिएंट जाकर के ग्राउंड वाटर में ऐड हो जाएंगे और ये वाटर को पल्यूट करेंगे। तो दैट्स हाउ वी गॉट टू नो कि HYV सीड्स की वजह से ना केवल लैंड का पोल्यूशन हुआ बल्कि लैंड की फर्टिलिटी भी चली गई और लैंड की फर्टिलिटी जाने के साथ साथ में ये सारे एक्स्ट्रा जो तुम्हारे एडेड प्रोडक्ट थे, ये ग्राउंड वाटर में रेनी सीजन के टाइम पे ग्राउंड वाटर में लीचिंग हो गई और फिर ग्राउंड वाटर भी पल्यूट हो गया। तो इन अ लॉन्गर रन we should be very careful about how to use the pesticides and the fertilizers for the HYV crops. जितना जरूरी है उतना ही देना चाहिए, लेकिन इंडिया के केस में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के फार्मर्स हैं गंवार, इनको पता नहीं है कि कितना देना है। इनको लग रहा है कि और यूरिया डालो तो और प्रोडक्शन होता है, क्योंकि इनिशियली इनके पास पैसे कम थे, इन्होंने यूरिया के 2 पैकेट खरीदे, जब इन्होंने उसको खेत में मिलाया तो बहुत प्रोडक्शन हुआ, तो इनको लगा और यूरिया मिला दे तो और प्रोडक्शन हो जाएगा, तो पंजाब हरियाणा के लोगों ने और यूरिया मिलाना शुरू कर दिया तो उससे और प्रोडक्शन बढ़ गया। तो इनको लगा ये अनलिमिटेड है, यूरिया मिलाते जाओगे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, तो वो बढ़ता तो गया बट बैकग्राउंड में इतना ज्यादा यूरिया मिला दिया उन लोगों ने कि पूरी लैंड की फर्टिलिटी चली गई। इतनी बात समझ में आई? ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तुम्हें पता है। पॉजिटिव ये है कि ये प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है, ठीक है, और जेनेटिकली ज्यादा मॉडिफाइड और एडवांस क्रॉप है ये। ऑब्वियसली हमारे फूड चेन के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और HYV सीड्स उतना प्रोड्यूस कर सकता है जितना हमको खाना है, ठीक है। नॉर्मल खेती उतना प्रोड्यूस नहीं कर सकती जितनी हमारी कंजम्पशन है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली हमको एक्स्ट्रा ही मेजर्स चाहिए ताकि हम ज्यादा प्रोड्यूस कर सके, प्रोडक्शन से हमारा काम नहीं चलने वाला। तो HYV सीड्स ने उस चैलेंज को तो पूरा किया, लेकिन उसके अलावा 2-4 नए चैलेंज खड़े कर दिए हैं, जैसे ग्राउंड वाटर, लैंड पोल्यूशन, लैंड इनफर्टिलिटी और उसके अलावा ग्राउंड टेबल, वाटर टेबल। That's how we get to know about the positive and negative sides of the green revolution. ये एक पूरा क्वेश्चन है that would be coming and you have to like do it on your own. I think मैं ये टॉपिक समझा दिया है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? समझ में आ गया सबको ग्रीन रेवोल्यूशन? मैम तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ग्रीन रेवोल्यूशन से ही स्टार्ट हुए हैं। Modern farming method do not include only the green revolution. Green revolution is about the HYV seeds. Green revolution modern farming method का मतलब होता है कि जो भी चीजें मॉडर्न टेक्निक तुम चला रहे हो उसमें केवल सीड नहीं आता है, सीड इज अ पार्ट ऑफ इट, कोई डाउट नहीं है उसमें। तो HYV सीड वुड इंक्लूड मॉडर्न फार्मिंग, सही बात है, लेकिन मॉडर्न फार्मिंग में केवल सीड नहीं आते हैं। सीड, इलेक्ट्रिसिटी, your machinery, tractor, harvester, etc., your warehouse, data storage and your marketing, ये सब कुछ मॉडर्न फार्मिंग का पार्ट है। यानी मॉडर्न फार्मिंग वाले बंदे के पास हर चीज मॉडर्न होगी, उसके पास में नया ट्रैक्टर होगा, नया थ्रेशर होगा, नया हार्वेस्टर होगा, HYV सीड्स भी होंगे, वाटर टेबल भी उसकी अच्छी होगी, उसके गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी होगी। ही विल बी मॉडर्न इन अ होल पर्सपेक्टिव। अब समझ में आया मॉडर्न फार्मिंग? ट्रेडिशनल फार्मिंग का मतलब है जब तुम बैल से खेती करते हो, मॉडर्न फार्मिंग का मतलब जब तुम ट्रैक्टर का यूज करते हो। ट्रेडिशनल फार्मिंग का मतलब है जब तुम हाथ से फसल को काटने जाते हो, मॉडर्न फार्मिंग का मतलब है जब तुम थ्रेशर या हार्वेस्टर से फसल को काटते हो। ट्रेडिशनल फार्मिंग का मतलब ये है
इसमें तुम तरीका मॉडिफाई कर दिया। यस, ट्रेडिशनल फार्मिंग का मतलब ये है कि जब तुम गाय गोबर का या फिर गोबर गैस का यूज गाय के गोबर या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करते हो। मॉडर्न फार्मिंग का मतलब है जब तुम पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का यूज करते हो। ट्रेडिशनल फार्मिंग का मतलब होता है कि जब तुम नॉर्मल ऑर्गेनिक सीड्स का यूज करते हो। मॉडर्न फार्मिंग का मतलब है कि जब तुम एडवांस सीड लाइक HYV सीड्स का यूज करते हो। समझ गए? ट्रेडिशनल और मॉडर्न एकदम अलग है एक दूसरे से, क्योंकि जो भी हम करते चले आए हैं 200-300 सालों से वो ट्रेडिशनल फार्मिंग थी। हमने मॉडर्न फार्मिंग इंट्रोड्यूस करी 1970s HYV सीड्स के बाद ही। वी हैड ऑल द काइंड्स ऑफ मशीनरी व्हिच वर रिक्वायर्ड बिकॉज तभी लोगों के पास में पैसे आए। उसका भी ऑब्वियस है ना, वो तो खेती में कुछ था ही नहीं तो कैसे पैसे आएंगे। जब HYV सीड्स लगाया तो फसल बढ़ गई, जब बढ़ गई तो बेचने गए तो और पैसा मिला, तो फिर उसे ट्रैक्टर खरीद लिया, फिर उसे हार्वेस्टर खरीद लिया। तो ऑब्वियसली मॉडर्निटी इज नॉट वन डे एक्टिविटी, ये धीरे धीरे आती है। मॉडर्न एग्रीकल्चर जब लिखोगे तो उसमें लिखोगे इट हैज ऑल द काइंड ऑफ मॉडर्न एक्टिविटीज। जैसे उसमें लैंड तो सेम है, चलो लैंड होती है उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए, आपके पास पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स होते हैं, उसके अलावा आपके पास ट्रैक्टर होता है, हार्वेस्टर होता है, यू हैव ट्यूब बेल्स आल्सो फॉर द इरिगेशन पर्पस, you have warehouse for the storage, and then you have what we call irrigation and power supply। सारी चीजें जो हम बोल रहे हैं मॉडर्निटी का पार्ट है, जो आज के टाइम पे हम लोगों के मैक्सिमम जगह यूज होती है, वो मॉडर्न एग्रीकल्चर है। और जो लोग वो दिखाते हैं मेरा भारत महान जैसे सीरियल आते थे पहले, या मूवी जिसमें वो बैल को लेकर के खेत में चल रहा है, घंटों तक चल रहा है और बैल एक आधा खेत भी नहीं जोत पा रहा है, वो है ट्रेडिशनल फार्मिंग। वो अब हम नहीं करते हैं, बहुत लोग अभी भी करते हैं, वो अभी आगे देखेंगे। ट्रेडिशनल फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग में कोई डिबेट नहीं हो सकता है, बिकॉज उनके पास बहुत कम चीजें होती हैं। ना तो ट्रैक्टर अवेलेबल होता है, ना इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है, ना अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होती है, ना हाई क्वालिटी सीड्स अवेलेबल होते हैं, ना स्टोरेज होता है, ना ट्यूबवेल होता है। क्या होता है बेचारों के पास? तो होता नहीं। मैम ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था मैम? ग्रीन रेवोल्यूशन 1970s। It came in phases, phase 1 and phase 2। हम गूगल किया तो 1950 दिखा रहा है। वो गूगल पागल है, मेरी बात सुनो, जो हम तुमसे कह रहे हैं वही सही है। ओके एक्सक्यूज मी मैम, ठीक है। मेरी क्लास में बस वही सही होता है जो मैं बोल रही होती हूँ, बाकी सब गलत होता है, गूगल भी गलत होता है मेरी क्लास में। हाँ बोलो मैम, ज्वाइन करना मैम तो किलिंग ऑफ सॉइल ऑर्गेनिजम्स लैंड इनफर्टिलिटी का पार्ट है या फिर एक अलग साइड इफेक्ट है? ये अलग साइड इफेक्ट है। इट किलिंग्स ऑफ देखो, किलिंग हुई है पेस्टिसाइड्स की वजह से। पेस्टिसाइड से तुम कुछ जंतुओं को मारना चाह रहे थे, लेकिन पेस्टिसाइड ने सब कुछ मार दिया। उससे तुमने सॉइल के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स थे वो भी मर गए, और जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट है वो पार्ट है तुम्हारी बेवकूफी का। जितना यूरिया चाहिए उससे ज्यादा दे दिया, तो फिर वो लैंड में फालतू रह गया, तो फिर वो बारिश में लीच होकर के नीचे चला गया। समझ में आई इतनी बात? यस मैम। तो पेस्टिसाइड्स की जो साइड इफेक्ट है वो है सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मरना, और जो फर्टिलाइजर का जो साइड इफेक्ट है वो है ग्राउंड लीचिंग और ग्राउंड टेबल पोल्यूशन। या यू हैव टू रिजॉइन। ओके, सो वी स्टिल हैव 10 मिनट्स। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन खत्म होता है, और ग्रीन रेवोल्यूशन ने पालमपुर में भी वही काम किया होगा जो यहाँ पर किया। तो पालमपुर ऑल्सो हैड द साइड इफेक्ट कि कुछ लैंड की फर्टिलिटी कम हो गई। मैम, ग्रीन रेवोल्यूशन का ड्यूरेशन क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन का ड्यूरेशन है इज अबाउट 10 to 20 years। आई कैन से लेट 1960s to 1979 तक आया होगा। दो फेज में आया है। इन फर्स्ट फेज इट केम ओनली इन द पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड नॉर्दर्न इंडिया। साउदर्न इंडिया है और ईस्ट इंडिया है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के फेज 2 में आया है, जो कि 1965 के आसपास का फेज है। उस फेज में वो पूरे इंडिया में ऑल ओवर एप्लीकेबल किया गया। ऑब्वियसली छोटी सी बात है, इट वाज एट द एक्सपेरिमेंटल स्टेज। तो स्टार्टिंग में 2-3 स्टेट ही चूज किए गए थे फेज 1 में, जिसमें है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। तो उसके बाद में जब आने लगा तो फिर बड़े ऑल ओवर पूरे स्केल में लगाया गया। उसके साइड इफेक्ट तो हमको तकरीबन 10 साल बाद देखने को मिले, जब पूरी लैंड खराब हो गई, क्योंकि लैंड एक दिन में खराब तो होती नहीं है, इट टेक्स वाइल। ये बात समझ आई? यस मैम। ठीक है, so you will write about 1970s starting to 1979. It came in 2 phases। 20 साल का अगर टाइम लेते हो, you can talk about 1965 to 1979। 15 सालों में 2 फेज आराम से। It's more or less diluting है, लेकिन 50 तो obviously नहीं है। 1955 doesn't make any sense। चलो आगे की बात ये करते हैं कि अब लैंड खराब हो चुका है, तो इतनी बात तो समझ में ये आई हमको कि ग्रीन रेवोल्यूशन इज नॉट द ओनली
जिसे बोलते हैं अलादीन का चिराग, जिससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। मतलब पालमपुर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती अगर ग्रीन रेवोल्यूशन का कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं, क्योंकि वो लोग हमेशा ही मोर यूरिया यूज करते रहते, HYV सीड्स यूज करते रहते, दे कुड गो ऑन प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर थ्रू द HYV सीड्स, बट obviously it didn't happen that way. So what else they could do? उस केस में बात करते हैं, फिर से उन्हीं कैपिटल्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड नॉलेज। एंड ऑब्वियसली फिर लैंड के ऊपर से फिर से बात चली कि लैंड डिग्रेडेशन हो, जैसे ही लैंड डिग्रेडेशन शुरू होता है वैसे ही लोग फिर से ही चिल्लाने लगे जमीन गई, जमीन गई, जमीन गई। फिर से जब लैंड की तरफ देखा गया तो 150 फैमिलीज आर इन पालमपुर नियरली, जो लैंडलेस हैं, यानी लैंडलेस लेबर्स हैं, उनके पास कोई जमीन ही नहीं है। अगेन बची हुई 250 फैमिलीज हैं टोटल 450 में से, तो पहली 150 तो निकल गई, बची 300 में तकरीबन 250 फैमिली ऐसी है। बची हुई 150 कहाँ निकली पता है ना, देवर लैंडलेस, उनके पास जमीन नहीं है। 250 कितना होता है? 250 मतलब 250, तो बचे हुए जो 250 है टोटल 450 फैमिली है, 150 के पास जमीन नहीं है, तो 150 तो गए, बची 300 में 250 फैमिली लगभग ऐसी है जिनके पास में 2 हेक्टेयर से कम का लैंड है। 2 हेक्टेयर में कम का लैंड होने का मतलब है दे हैव वेरी स्मॉल प्लॉट। ऑब्वियसली पालमपुर में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो लोग स्मॉल लेवल की फार्मिंग करते हैं, बड़े लेवल की फार्मिंग नहीं कर पाते। स्मॉल लेवल की फार्मिंग करने का एक ये साइड इफेक्ट ये भी है कि लैंड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब सपोज करो कि 250 फैमिली है जो 2 हेक्टेयर में काम करती है, उसमें आई डोंट नो देयर सम XYZ स्टोरी, बट आई एम गोना मेक माय ओन स्टोरी हियर। अभी तुम्हारे को 250 फैमिली है, 250 फैमिली के पास 2-2 हेक्टेयर की जमीन है, सारी फैमिली मान लो उतनी जमीन है जितना बड़ा ये मेरा लैपटॉप है, 2 हेक्टेयर को हम इतना मान रहे हैं फिलहाल। अब इतनी जमीन में क्या होगा, लेकिन क्या हुआ कि सडनली जिसके पास 2 हेक्टेयर था उसके 3 बच्चे हुए, बाद में उसके मरने के बाद में वो फर्दर डिवाइड हो गए 3 लोगों में, तो अब सबको मिला 2/3 हेक्टेयर, फिर वो 2/3 हेक्टेयर के 2 बच्चे और हुए तो सबको मिला 2/6 हेक्टेयर। ऐसे चलते चलते जमीन की जो टुकड़ा है वो कम होता जाता है और जो जमीन के ओनर है वो बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि जनरेशन आगे बढ़ती है तो हमेशा ही प्रॉपर्टी डिवाइड होती है। इस चक्कर में एक टाइम ऐसा आया जब जितना टुकड़ा जमीन का अवेलेबल है उतने में से उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है खाने का जितना चाहिए पालमपुर के लोगों को। ये पालमपुर एक सैंपल स्टोरी है, इसको हमें बिगर पिक्चर में देखना है, पूरे इंडिया के लेवल पे, यानी पूरे इंडिया के लेवल पे वही स्टोरी रिपीट होती होगी जो पालमपुर के लेवल पे है कि बहुत सारे लोग हैं जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं। इंडिया के केस में बहुत ज्यादा लोग बिग फार्मर्स नहीं है, मैक्सिमम ऑफ इंडिया की जो जनता है दे आर स्मॉल फार्मर्स, ठीक है, 60-70% दे आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हियर। केवल 10 to 20% लोग हैं जो लोग थोड़े मीडियम और लार्ज स्केल फार्मर्स हैं इंडिया में। 80% नियरली 80% इज मार्जिनल टू स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स के पास में ऑब्वियसली लैंड का टुकड़ा बहुत कम होता है, फिर उसके बाद में जब उनकी जनरेशन आगे बढ़ने लगती है तो लैंड का टुकड़ा और बढ़ जाता है आपस में, और इस चक्कर में लैंड फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, मतलब छोटी होती जा रही है जमीन। ऑब्वियसली छोटी सी जमीन के लिए लोगों के पास छोटे रिसोर्स होंगे, जब तुम्हारे पास जमीन ही कम है तो कौन मानेगा कि तुम बहुत अमीर हो। इस हिसाब से लोगों के पास में बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है बहुत मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक को लगाने का, क्योंकि उनके पास जमीन बहुत कम होती है और जमीन छोटी सी जमीन में वो थोड़ा सा ही चीज उगाते होते हैं, उससे वो अपना पेट भरते हैं और जो बच जाता है उसको वो मंडी बेचने जाते हैं। ये रियल पिक्चर है इंडिया की। उस केस में बहुत जरूरी है उनको प्रोडक्टिविटी बढ़े, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़े कैसे, क्योंकि HYV सीड्स जो हैं उनके साथ सर्टेन कंडीशंस हैं, इसीलिए इंडिया में लोग फार्मर्स के लिए कैंप लगाते हैं, उनको समझाने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं जिनमें उनको ये बताया जाता है कि उनको कितना सॉइल का हेल्थ है। तुम लोगों ने बहुत बार सुना होगा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम होता है या फिर किसान केंद्र होते हैं, उन सब में उनको बैठाया जाता है, उनकी मिट्टी जो जमीन की है उसका टेस्टिंग किया जाता है और उनको बताया जाता है कि सर आपकी मिट्टी में ये चीज की कमी है, आप फला फर्टिलाइजर इतने ही क्वांटिटी में डालिए, उससे ज्यादा डालेंगे तो आपका लैंड खराब हो जाएगा। ये गवर्नमेंट ने नई नई स्कीम्स निकाली है लोगों को अवेयर करने के लिए, ठीक है। बट इसका और तरीका हम पालमपुर में देखते हैं फिर क्या है, जब लैंड डिग्रेडेशन होगा या फ्रेगमेंटेशन होगा तो क्या फ्रेगमेंटेशन होगा। तो उसका पहला रीजन ये है कि मान लो मेरे परिवार में 5 लोग हैं, अब लैंड डिवाइड हुई तो मेरे को मिली 2/3 हेक्टेयर। अब 2/3 हेक्टेयर में उतना खाना उगता ही नहीं जितना मेरे को चाहिए। उस केस में पालमपुर के लोगों को कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ा। हम ये देखते हैं कि पालमपुर में बहुत सारी फैमिलीज हैं जो दूसरों के खेतों में काम करती हैं, बिकॉज ईदर दे आर लैंडलेस। वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी तो कर सकते हैं। बताने वाली हूँ बेटा, बताने वाली हूँ, धैर्य रखो। धैर्य वाली बात इसमें ये है, जब लैंड फ्रेगमेंटेशन हो गया और कम जमीन बची है तो उस केस में मैक्सिमम लैंडलेस फैमिली या फिर वो फैमिली जिनके पास बहुत कम जमीन है वो या तो अपने खेत में काम तो करते ही करते हैं, उसके अलावा लेबर बन के किसी और के खेत में भी काम करते हैं।
इस केस से हमको ये पता चलता है कि जब लैंड कम होती जाती है तो लोगों के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, उनको कोई और रोजगार करना ही पड़ता है। ये लर्निंग है, रियल लर्निंग इसकी ये है। यू हैव टू नो कि अगर लैंड का क्वांटिटी कम हो रहा है, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, उनको दूसरा काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना भी उनका जमीन है उसमें उतना नहीं उग पा रहा जितना उनको चाहिए। समझ गए? तो दूसरी जगह लोग काम करते हैं, लेकिन दूसरी जगह काम करने में चैलेंजेस है। मान लो कि एक कहानी है, फॉर एग्जांपल कहानी किसकी ले ले, अरिल की कहानी है। अरिल के पास जमीन 2 हेक्टेयर थी, लेकिन अरिल के बच्चे हैं ये अपूर्वा, मुस्कान और सिमरन। इसने जो 3 लोगों में जमीन को बांटा, 2/3 हेक्टेयर सबको मिला। अभी सिमरन की जो फैमिली है वो छोटी है, वो 2/3 हेक्टेयर में काम कर पा रही है, लेकिन मुस्कान की फैमिली में 50 लोग है। अभी 2/3 हेक्टेयर में 50 लोग कैसे खाना खा सकते हैं? मुस्कान ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, प्रथम के पास जाऊंगी, प्रथम बड़ा जमींदार है यहाँ का, सबको पता ही है पागलपुर की जो रियल कंट्रोल है प्रथम के हाथ में है। मुस्कान पहुंच गई प्रथम के पास। थैंक यू। मैम बट उसका मैम लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो गई, क्या करेगी जाके? अरे यार तुम लोग सुनते नहीं हो, कहानी गलत डायरेक्शन में ले जाने लगते हो। तो मुस्कान गई प्रथम के पास में कि मालिक काम चाहिए मेरे को। मैम इतने यार बुरे दिन। तुम लोग अपना कैसे स्टोरी सुनाने लग जाते हो? मेरी स्टोरी सुननी होती, तुम लोग अपना स्टोरी बनाने लग जाते हो। अभी समस्या ये है कि प्रथम बोल रहा है कि चलो ठीक है मैं काम दे देता हूँ, लेकिन मैं काम तुमको दूं क्यों? मेरे को काम देने को तुमको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, सारी चीज मेरा वो है, क्या बोलते हैं उसको, ऑटोमेटिक। तुमको पता नहीं मैं कितना रईस हूँ, मैं लगाता ही नहीं लोगों को अपने फील्ड में, मेरी फील्ड में सारी मशीन भी काम करती है। उस केस में मुस्कान रोते हुए घर वापस लौट आएगी क्योंकि प्रथम ने काम नहीं दिया, क्योंकि काम था ही नहीं। इस बात से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो लार्ज लेवल के फार्मर्स हैं उनकी मोस्टली लैंड ऑटोमेटेड होती है। They use modern farming methods, modern seeds, tractor, harvester, thresher, बहुत कम काम वो मैनुअल या हाथों से करवाते हैं। लार्ज फार्मर वाले किसान जब मशीन लगा लेंगे, जो जिनके पास जमीन नहीं है उनको काम कौन देगा? समझ गए फंडा? क्योंकि जो लोग गरीब है, जिनके पास में कम जमीन है, वो तो काम ढूंढेंगे अमीरों के घर में, और अमीर लोग बोल रहे हैं हमको काम देना ही नहीं तुमको, मेरा सारा काम तो मशीनें करती हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमें देखने को मिलता है पालमपुर में भी, कि जो लार्ज फार्मर्स हैं दे हैव लॉट ऑफ ह्यूज मशीनरीज एंड स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर्स दे आर गेटिंग लोअर वेजेस। तो उस केस में क्या हुआ, अब प्रथम ने तो टरका दिया मुस्कान को ये बोल करके कि भाई देखो मेरे पास तो सारी मशीनें हैं, मेरे पास इंसान लोग काम नहीं